जय हिंद दोस्तों। 1970s 1980s की हम बात करें तो जापान वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी में एक था। यहाँ तक कि जापान की जो पोजीशन दूसरा था वो यूएस को भी बीट करने वाला था। एक वक्त की बात है, 1980s की हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2010 के बाद में चाइना दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जापान तीसरे स्थान पहुंच गया और अब जाकर 2024 में जापान जिसके स्थान तीसरा था अब वो चौथे में पहुंच गया। कहा जाता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है जापान की रिसेंट की डॉलर के कंपैरिजन में येन की जो वैल्यू है वो कम होना। दूसरी बात है यहाँ की जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज के टाइम में जापान में एजिंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है। लेकिन कंप्लीट एनालिसिस करने वाले की रिसेंटली जापान में रिसेशन जो देखा गया है उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का फोर्थ में चले जाना ये अपने आप में एक शॉकिंग बात है। और कहीं ना कहीं एक रिसेशन वर्ड जो आप सुन रहे होंगे, इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि इकोनॉमी के टर्म्स में लगातार 2 क्वार्टर तक, क्वार्टर मतलब 3 3 महीने, तो जापान की जो लगातार 2 क्वार्टर जो रही है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में रही है। जीडीपी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव रही है। अगर किसी भी देश की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ अगर नेगेटिव में रहती है कॉन्जिक्यूटिव 2 बार यानी 2 क्वार्टर के लिए, तो अल्टीमेटली कहा जाता है कि ये जो देश है बेसिकली रिसेशन का सामना कर रही है। कहानी क्या है पूरा इजी और सिंपल टर्म में समझेंगे कि क्यों इस टाइम में जापान रिसेशन को फेस कर रहा है। एक्चुअली आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग, ये डेटा रिसेंट है, जहां तक ये रिसेंट हो सकता था, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जीडीपी की जो वैल्यू है जापान फोर्थ पोजीशन में है, इंडिया पांचवें पोजीशन में। जापान और जर्मनी, जर्मनी एक्चुअली इसके पहले चौथे स्थान पर था, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आप नहीं देख पाएंगे। इवन की जापान इंडिया की अभी की बात करें, अभी कंडीशन, तो जापान इंडिया में बहुत बड़ा गैप नहीं है। लेकिन हाँ, जीडीपी पर कैपिटा की हम बात करें तो उसमें 2.85 इसलिए है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, इवन की पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन आज के टाइम में इंडिया का है, चाइना को बीट करते हुए। तो सवाल उठता है कि रिसेशंस अभी जापान में क्यों देखे जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन कहा जा रहा है कि जो इसकी पहले का क्वार्टर था, मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो लास्ट जो क्वार्टर है कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है यानी जीडीपी की जो रेट है, ग्रोथ रेट, वो -0.4 रहा है। इसके पहले हम देखें तो क्वार्टर 2 की बात करें तो इसके पहले भी जो ग्रोथ रेट है वो 3.3 -3.3 रहा है। आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं जो ग्रोथ रेट है एक्चुअली ये नीचे ही रहा, यहाँ से यहाँ तक। क्वार्टर 2 आप यहाँ, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो बेसिकली ये पूरा ये नीचे ही है। और 2 क्वार्टर तक नीचे रहे मतलब कि रिसेशंस में वो देश रिसेंटली फेस कर रहा है। इवन की और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है जापान में आज के टाइम में वो भी नेगेटिव में जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं -0.2% है। इवन की गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं वो भी बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर 2.6% में है। इवन की पहले एक टाइम में नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर 2023 के क्वार्टर 1 में नेगेटिव देख सकते हैं। थोड़ा सा क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के टाइम में थोड़ा सा ग्रोथ देखा गया, लेकिन यहाँ पर जो टोयोटा है इसकी भी डिमांड कम हो रही है। और इसका एक सबसे बड़ा एक रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो आज चाइना आज के टाइम में वॉल्क्सवैगन के नाम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल है दुनिया भर में कर रहा है, खासकर जर्मनी इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टर है। इवन की जापान में आज के टाइम में जो प्राइवेट नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी नेगेटिव में चला गया, -0.1%। तो ये कुछ कुछ फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है आज के टाइम में जापान जो रिसेशन को फेस कर रहा है। इवन इसके अलावा हम बात करें तो किसी भी देश के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर उस देश की नींव होती है, खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन यहाँ पर आप रिसेंटली डेटा देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि जापान में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताना चाहते हैं, एक्चुअली ऐसा सरकार का खर्च जिसमें जो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए हो और ग्रोथ और डेवलपमेंट को बेसिकली मेजर करे। तो यहाँ पर ये चीज जो चीजें हैं ग्राफ आप इसका नीचे पाएंगे। वही रिसेंटली इंडिया के इंटरिम बजट में 2024-25 को हम बात करें तो कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे बढ़ाया गया है, 11.11 लाख करोड़ किया गया है इस बार के इंटरिम बजट को लेकर। इवन की जापान और जर्मनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि जर्मनी जापान को बीट कर दिया। जापान की जो इकोनॉमी है बेसिकली और जर्मनी की इकोनॉमी है, दोनों की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो बेसिकली है डॉलर के कंपैरिजन में अपने देश की जो करेंसी है। मतलब जर्मनी की बात करें तो यूरो और जापान की बात करें तो येन की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट में जापान की जो करेंसी है येन, इसकी वैल्यू इंडिया से भी गिर गई है। मतलब इंडिया में तो $1 आपका 82-83 के आसपास में, लेकिन जापान की हम बात करें तो जापान में 150 पहुंच गया। ये
अब तक का एक बहुत बड़ा एक नंबर है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो यूरो की हम बात करें तो लगभग आप एक सिमिलर मान के चलिए 0.93 यूरो है। $1 लगभग 1 यूरो के बराबर है। 0.93 मतलब आप समझ सकते हैं 0.7 ही आपका कम है 0.7। और आज के टाइम में जापान की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि जब तक आप अपने इंडस्ट्री को, ये जो प्रोडक्ट्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक डिमांड होगी नहीं। अब डिमांड नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसिकली 2020 से लेकर 21-22 इवन कि 23 की हम डेटा की भी बात करें तो लगातार कहीं न कहीं ग्रेजुअली ये डाउन हुआ है। आप जनवरी लेटेस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, जनवरी-दिसंबर 2022 का डेटा देख सकते हैं, जहाँ पर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो गाड़ियाँ जो बेची गई है, वो भी कम हुआ है। और इसके पीछे रीज़न है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट में आना। जापान अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और अपग्रेड किया भी तो मार्केट को बेसिकली ये कैप्चर नहीं कर सका जिस तरीके से चाइना आज के टाइम में किया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो जापान की जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, यानी कि इंडिया में जिस तरीके से निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, उसी तरीके से वहां पर निक्की 225 होता है। उसकी भी जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि ये लगातार कुछ डेकेड्स तक स्टेगनेंट ही रही है, कांस्टेंट ही रही है। आप यहाँ देखेंगे 1991 के टाइम में जो इस पोजीशन में है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो आपको लगातार कांस्टेंट ही मिलेगा। 2000 ये आपका लेटेस्ट डेटा है। हाँ, ये थोड़ा रिसेंटली 2023 के लास्ट में 24 के आसपास में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ये इतने टाइम तक अगर आपके स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई डाउनफॉल या कोई भी बूम नहीं देखा जा रहा है, तो ये उस देश की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है। इवन कि रिसेंटली जो बैंक ऑफ जापान है, वहां की जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव में है। जैसे इंडिया में रेपो रेट होता है, रेपो रेट आपको मालूम है कि प्लस में है, जो कि यहाँ की आरबीआई डिसाइड करती है। उसी तरीके से जापान की जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2024 में जो बैंक रेट है वो दो नेगेटिव रखी है। मतलब ये हुआ इसका कि अगर आप बैंक में जमा करते हैं पैसा, तो इंडिया में क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। सेविंग में रखे हुए तो आपको 4% के आसपास मिल जाता है, एफडी किए हुए तो आपको 6 से 7% के आसपास से मिल जाता है। वहां पर क्या है, आपके पैसे और काट लिए जाएंगे। अगर आप 1 लाख जमा कर रहे हैं तो कुछ पैसे वो रख लेंगे। तो वो हालत वहां पर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक कभी चाह रहे हैं कि आप पैसा मेरे पास जमा मत कीजिए, आप उस पैसे को कंज्यूम कीजिए। आप कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो जब जीडीपी बढ़ेगा यहाँ पर तो डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ेंगे, जब डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल डिमांड्स है वो भी बढ़ेंगे। क्योंकि जापान की इकोनॉमी में आज के टाइम में जो एक्सटर्नल डिमांड है, दूसरे देशों से डिमांड जो बेसिकली होता है, वो भी घटा है। ये सारे रीजन है जो आज के टाइम में जापान फेस किया है, और इसी के कारण यहाँ पर जापान का जो पोजीशन है वो चौथे स्थान पर चला गया। लेकिन जापान शुरुआत से ऐसा नहीं था। आप देखें कि 1970s और 1965-85 के टाइम में जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए 8% प्लस, 12% प्लस, 12 प्लस, 12 प्लस। आप इस सिचुएशन देखिए कि ये वो दौर था जिस टाइम में यूएस को बीट करने वाला था। क्योंकि सबसे बड़ा एक रीजन पता क्या था? सबसे बड़ा रीजन था कि इस इनके ऊपर में कोई भी डिफेंस को लेकर बर्डन नहीं था। इनकी अपनी मिलिट्री नहीं थी। यूएस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी कि इनके डिफेंस को लेकर, तो इनका पूरा फोकस था इकोनॉमी को लेकर। और छोटा सा एक टापू जैसा देश जो यूएस को बीट लगभग कर दिया था, लेकिन आज चौथे पोजीशन पर है। क्योंकि आज के टाइम में जापान जो है वो फोकस डिफेंस में भी कर रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि 2024 में इनका टारगेट ये है कि $56 बिलियन डिफेंस बजट रखा हुआ है। और तभी तो रिसेंटली जो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है, इसमें जापान की जो रैंकिंग वो 7 है, ये इम्प्रूव हुआ है। इसके पहले इसकी पोजीशन शायद 9वें या 10वें में था, 8 या 9 में था, कंफर्म नहीं है। लेकिन रिसेंटली आप देख सकते हैं जो 24 का आंकड़ा है वो ये कहता है कि जापान की जो रैंकिंग है वो 7वें स्थान पर है। ये बहुत बड़ी बात है। जो जापान एक टाइम में पूरा फुल फोकस इकोनॉमी में कर रहा था, आज के टाइम में डिफेंस को लेकर भी चल रहा है। तो ये भी कुछ ना कुछ रीजन साइड बाय लाइन हम कह सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।